अध्याय 23। एक उच्च श्रेणी के कौशल का उच्च स्तर। पहला वार होते ही उनका अंतर तुरंत साफ दिख गया था। दिलीप शॉ खुद को संभालते हुए अचरज से नकुल को घूर रहे थे। नकुल ने हमला नहीं किया। तेजी के मामले में उन्हें पूरा यकीन था कि चौथे रैंक के कुछ साधक भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। इस समय नकुल और दिलीप शॉ की लड़ाई पूरे मैदान का केंद्र बन गई थी। उसकी गति दिलीप शॉ से भी तेज है। शीर्ष 3 बाहरी शिष्य चकित थे। क्या शानदार फुर्सत का कौशल है। देखने वाले गुरु भी हैरान थे। उसका कौशल बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मुख्य जज ने बड़बड़ाया। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी सीखा है। मुझे यकीन है। एक मार्शल आर्टिस्ट ने नकुल को जटिल नज़र से देखा। इस मार्शल आर्टिस्ट ने एक समय में लाइटली फ्लोटिंग फेरी का अध्ययन किया था। हालांकि लाइटली फ्लोटिंग फेरी के फुर्सत के काम में प्रशिक्षण लेना बहुत मुश्किल था। भले ही वह कौशल का सिर्फ एक हिस्सा था, इसलिए उसने 2 साल तक अभ्यास करने के बाद हार मान ली थी। ये लाइटली फ्लोटिंग फेरी है। लाइटली फ्लोटिंग फेरी को इतने उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम होने का मतलब है कि उसकी समझ खराब नहीं है। हालांकि लाइटली फ्लोटिंग फेरी एक उच्च श्रेणी का कौशल था, लेकिन इसे सीमित क्षमता वाला एक टूटा हुआ कौशल माना जाता था। नकुल हमला कर रहा है। नकुल हवा की तरह थे, उनकी गति बहुत तेज थी। दिलीप शॉ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे नकुल के हमलों से बच नहीं पाए। एंग्री ड्रैगन की 5वीं मुद्रा। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स मध्य श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल में बहुत लोकप्रिय था, इसलिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता था। पे पा बेंग। नकुल ने दिलीप शॉ पर दबाव बना दिया। दिलीप शॉ को महसूस हुआ कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था। हरमुके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। नकुल ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था। गति के मामले में नकुल ने उन्हें आसानी से पार कर लिया था। ताकत के मामले में नकुल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। वाह! 8वें मुके को रोकने के बाद दिलीप शॉ ने खून का एक घूंट फूंका और हार मान ली। 5वें रैंक पर रहने वाले दिलीप शॉ 10 चालों में हार गए थे। हालांकि वे जानते थे कि नकुल मजबूत है और शीर्ष 5 को चुनौती दे सकता है, फिर भी परिणाम ने भीड़ को चकित कर दिया। नकुल का प्रदर्शन अतुल और उनकी कंपनी से कमजोर नहीं था। इस बच्चे की बुद्धि बहुत ज्यादा है। उसने न केवल एक मुख्य श्रेणी के मार्शल आर्ट को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया है, बल्कि उसने एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को भी चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया है। वह सिर्फ अपने चरम स्तर के मध्य श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल पर भरोसा करके दिलीप शॉ को हरा सकता था। गुरुओं ने नकुल की प्रशंसा की। मैच जारी रहे। 4 ही लोग थे जिन्होंने लगातार जीत हासिल की, अतुल, योगेश, तनु और नकुल। ये 4 लोग 4 शक्तिशाली के रूप में जाने जाते थे। नकुल, नकुल। जैसे ही नकुल मंच पर गए, भीड़ ने जयकारे लगाए। जब भी वे मंच पर जाते, अधिकांश प्रतिद्वंद्वी हार मान लेते या 3 चालों के भीतर हार जाते। नकुल कुणाल से भी मिले। मैं हार मानता हूँ। कुणाल ने अपने होंठ काटे और एक गड्ढे में छिपने की इच्छा की। नकुल की ताकत पहले ही उनके भाई से आगे निकल चुकी थी, तो वह कैसे जीत सकते थे। 4 शक्तिशाली ने अपने मैचों पर हावी रहना जारी रखा। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि 4 शक्तिशाली कब भिड़ेंगे। आखिरकार 60 जीत के बाद पहले रैंक पर रहने वाले अतुल दूसरे रैंक पर रहने वाले योगेश से भिड़े। अतुल, अतुल, योगेश, योगेश। बहुत से लोग उम्मीद से चिल्लाए। अतुल, उस लड़ाई के बाद जो मैं आपसे आधे साल पहले हारा था, हम आखिरकार फिर से मिल रहे हैं। योगेश लड़ाई की इच्छा से भरे हुए थे। बाहरी शिष्यों में अतुल बहुत शांत स्वभाव के थे। वह हर दिन सिर्फ साधना करते थे और इसलिए उनकी नींव सबसे मजबूत थी, जिससे उन्हें लगातार नंबर 1 सीट पर बैठने की अनुमति मिली। अपनी चाल चलो, हम देखेंगे कि क्या तुम्हारी कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड मेरी मेटल बॉडी से ज्यादा मजबूत है। अतुल की ऊंचाई योगेश से ज्यादा थी। जियांग। योगेश ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। जैसे ही कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड का उपयोग किया गया, हवा जमने लगी। मेटल पाम। अतुल का शरीर लंबा खड़ा था और उनकी मुट्ठी तलवार की तरफ मुड़ी। पेंग। धमाके ने निचले स्तर के साधकों के कान के पर्दे हिला दिए। योगेश 2 कदम पीछे हटे, फिर अतुल के निचले शरीर पर वार करने के लिए घूम गए। उनमें से एक रक्षात्मक है जबकि दूसरा आक्रामक है। ये स्पष्ट था कि योगेश और अतुल ने जो ताकत दिखाई, वह आसानी से अर्ध मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकती थी। अगर नकुल ने अपनी ची का गठन नहीं किया होता, तो वह अतुल की रक्षा को तोड़ नहीं पाते। डिंग, डिंग, बेंग। अतुल और योगेश की लड़ाई गर्म हो गई। योगेश की तलवार तेज और तेज होती गई। बर्फ जैसी ठंडी हवा ने अतुल के शरीर को घेर लिया। अतुल योगेश की तलवार को लगातार रोकते रहे। अगर अतुल की जगह कोई और तीसरे रैंक का होता, तो वह एक चाल में खत्म हो जाता। अतुल की नींव बहुत मजबूत है और उनकी विशेषता रक्षा है। अगर योगेश चाय के उबलने में लगने वाले आधे समय में नहीं जीत पाते, तो वह नहीं जीतेंगे, मुख्य जज ने कहा। हे, चाय के उबलने में लगने वाला आधा समय। उन्हें इतना लंबा समय नहीं लगेगा, योगेश के पिता मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। ओह! मुख्य जज की अभिव्यक्ति बदल गई। इसी पल लड़ाई अचानक बदल गई।
अतुल ने कराहते हुए कहा क्योंकि उनकी बांह पर कट लग गया था। मेरी मेटल बॉडी कैसे टूट सकती है? अतुल का चेहरा सफ़ेद हो गया। मेटल बॉडी एक ऐसा कौशल था जो किसी के शरीर को धातु की तरह सख्त बना देता था। मेटल फिस्ट्स के साथ उनकी ताकत और रक्षा एक उच्च श्रेणी तक पहुंच गई थी। उन्हें विश्वास था कि चौथे रैंक के तहत कोई भी उनकी रक्षा को भेद नहीं सकता था। एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल का उच्च स्तर। जज चिल्लाया, एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट का उच्च स्तर। आसपास के शिष्यों ने एक ठंडी सांस ली। अधिकांश उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट के लिए उन्हें निम्न स्तर तक प्रशिक्षित करना पहले से ही काफ़ी मुश्किल था। एक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करना कई गुना ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि एक बार जब यह उच्च स्तर पर पहुंच जाता था तो कौशल का नुकसान निम्न स्तर की तुलना में 50% अधिक होता था। फ्लोइंग कोल्ड स्वॉर्ड पहले से ही एक डरावना उच्च श्रेणी का आक्रामक कौशल था। जब तीसरे रैंक का कोई व्यक्ति इसे निम्न स्तर तक प्रशिक्षित करता था तो उसमें एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की ताकत हो सकती थी। अगर कोई इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करता था तो वह मार्शल आर्टिस्टों को भी धमका सकता था। एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट का उच्च स्तर। कोई आश्चर्य नहीं। दिनेश शॉ, ऐसे प्रतिभाशाली बेटे के लिए बधाई, मुख्य जज ने योगेश के पिता की ओर मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद गुरु। दिनेश शॉ चौंक गए क्योंकि मुख्य जज एक गुरु थे जिनका दर्जा उनके खुद के दर्जे से कहीं ज्यादा था। मंच पर आइस कोल्ड फ्लैश। योगेश ने अपनी तलवार को और भी तेज गति से धकेला। फसशश। अतुल की शर्ट टुकड़ों में फट गई क्योंकि उनके शरीर पर कई बार कट लगे थे। योगेश जीतता है, जज ने तुरंत कहा। एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट का उच्च स्तर। मैं बेवजह नहीं हारा, अतुल ने आह भरते हुए कहा। अतुल को हराने के बाद योगेश की गति को रोका नहीं जा सका। योगेश, योगेश, नीचे की भीड़ ने जयकारे लगाए। बहुत से युवाओं ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। योगेश अब बाहरी शिष्यों के राजा थे। योगेश ने इलाके का सर्वेक्षण किया और उनकी नज़र नकुल पर पड़ी। उनके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उन्होंने नकुल को तिरस्कारपूर्वक देखा। भाई जियान, अरुणा जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, उनकी तरफ दौड़ी। उसे विश्वास था कि उनकी ताकत अपराजेय थी। उसी समय उसने नकुल की ओर देखा। नकुल भावहीन थे। अब केवल 3 लोग एक सही रिकॉर्ड के साथ बचे थे, योगेश, नकुल और तनु। हालांकि अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची थी। भीड़ की राय में योगेश बाहरी शिष्यों में से किसी से नहीं हारेंगे। वह तो आंतरिक शिष्यों में भी उच्च रैंक पर होंगे। एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट का उच्च स्तर। नकुल ने बड़बड़ाया। उनका सही रिकॉर्ड बढ़ता रहा और जल्द ही 60 जीत 61 जीत तक पहुंच गया। हालांकि योगेश और नकुल के बीच की लड़ाई से बचा नहीं जा सका। आखिरकार अपने 59वें मैच में नकुल ने बैंगनी पहने हुए युवा को मंच पर खड़ा देखा। ये योगेश थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आए, भीड़ शांत हो गई। आखिरकार नकुल का भी एक सही रिकॉर्ड था। नकुल, तुम हार नहीं मानोगे, है ना? योगेश ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। उनकी राय में उनके प्रतिद्वंद्वी केवल अतुल थे, बाकी सब बेकार थे। अध्याय 24, शीर्ष बाहरी शिष्य, भाग 1। योगेश के तिरस्कार का सामना करते हुए नकुल केवल हल्की सी मुस्कान दिए। हालांकि योगेश मजबूत थे, उनका रवैया अहंकारी था। इसका मतलब था कि उनसे बात करना बेकार था। आप जो कहना चाहते थे वह केवल कामों से ही साबित कर सकते थे। हालांकि नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका रवैया योगेश की आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। भीड़ थोड़ी चकित थी। योगेश पहले से ही बहुत अहंकारी थे, लेकिन नकुल की चुप्पी ने शब्दों से भी ज्यादा कह दिया। बच्चे, अगर तुम अभी नहीं बोलते तो तुम बाद में नहीं बोल पाओगे, योगेश ने गहरी आवाज में कहा। जियांग, उनकी तलवार नकुल के सामने चमकी। योगेश ने कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड से शुरुआत की। हालांकि वे बहुत अहंकारी थे, उन्हें पता था कि नकुल में एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है, इसलिए उन्हें पूरी ताकत से जाना पड़ा। नकुल ने तलवार से आती हुई एक ठंड महसूस की। ससस, तलवार नकुल के कंधे से आधे इंच से चूक गई। क्या गजब की तकनीक है। मुझे तो सिर्फ उसकी परछाई दिख रही है। अगर उनमें सिर्फ एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की ताकत होती तो वे निश्चित रूप से कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड के उच्च स्तर का सामना नहीं कर पाते। नकुल जानते थे कि उनकी रक्षा अतुल के बराबर नहीं थी। चेंग, एक पत्ती की तरह हल्के, नकुल योगेश से दूर हो गए। रक्षा के मामले में नकुल योगेश का मुकाबला नहीं कर सकते थे जब तक कि वे अतुल की तरह एक उच्च श्रेणी की शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक नहीं सीखते। तुम कहाँ भाग रहे हो? योगेश तेजी से कूदे और हवा में कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। नकुल ने बचने की जितनी कोशिश की, ठंड उनका पीछा करती रही। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट का उच्च स्तर है, नकुल ने सोचा। वे जानते थे कि हालांकि उनके एंग्री ड्रैगन फिस्ट चरम स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन ये योगेश की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। आइस कोल्ड फ्लाइंग एक्सप्लोजन। योगेश की चाल अचानक बदल गई। तलवार नकुल के उतरने की जगह की तरफ मुड़ गई। अच्छा नहीं, नकुल हवा में थे और एक बार जब वे उतरेंगे तो वे योगेश के क्षेत्र हमले से बच नहीं पाएंगे। क्या गजब की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड है।
वे चौथे रैंक के नीचे होने पर भी क्षेत्र हमलों का उपयोग कर सकते हैं। लगता है लड़ाई का फैसला हो गया है। देख रहे पुरानी पीढ़ी के लोगों ने प्रशंसा की। नीचे आओ। योगेश के आइस कोल्ड फ्लाइंग एक्सप्लोजन ने नकुल के शरीर के निचले हिस्से की तरफ एक पागलपन भरा धमाका भेजा। लाइटली फ्लोटिंग वेव। नकुल ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने अपने सारे खून को इकट्ठा कर लिया जिससे वे हवा में कूद पाए। टेंग। उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को छोड़ गया क्योंकि वे योगेश की घातक चाल के ऊपर से कूद गए। ये कैसे संभव है? योगेश दंग रह गए क्योंकि उन्होंने नकुल को अपनी घातक चाल के ऊपर से कूदते देखा। क्या नकुल ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को इतने उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है? मुख्य जज ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए प्रशंसा की। लाइटली फ्लोटिंग वेव। ये लाइटली फ्लोटिंग फेरी की अंतिम चाल है। उसने ये कैसे किया? वह मार्शल आर्टिस्ट जिसने एक बार लाइटली फ्लोटिंग फेरी का अभ्यास किया था सदमे से खड़ा हो गया। मंच पर नकुल दौड़ रहे थे जबकि योगेश ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जल्द ही योगेश की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच रही थी। उसका नुकसान और गति तेजी से बढ़ रही थी। नकुल भी खराब नहीं थे। उनकी लाइटली फ्लोटिंग फेरी ने उन्हें एक पंख की तरह हल्का बना दिया और हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ मुश्किल से तलवार से बच पा रहे थे, तलवार ने उन्हें एक बार भी छुआ नहीं। समय उड़ गया। जब नकुल दौड़ रहे थे उन्होंने योगेश के कौशल में कोई भी कमी ढूंढने की कोशिश की ताकि वे जवाबी हमला कर सकें। हालांकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे योगेश के करीब भी नहीं जा सकते, वरना उन्हें एक घातक चाल का सामना करना पड़ेगा। उनके एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स योगेश के एक भी तलवार के वार को नहीं रोक सकते थे। अगर वे एक को रोकने की कोशिश करते तो उन्हें चोट लग जाती। क्या मुझे इस्तेमाल करना होगा? नकुल ने सांस ली क्योंकि उनके शरीर में छिपी हुई ताकत जाग गई, फिर गायब हो गई। हाइडिंग एयर टेक्निक पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपनी छिपी हुई ताकत को छुपा लिया। हवा में रहते हुए नकुल ने अचानक अपनी ऊर्जा अपनी बाईं आंख में डाली। पे जैसे ही बाईं आंख सक्रिय हुई नकुल सुपरविशन मोड में चले गए। हालांकि योगेश की तलवार तेज थी लेकिन उनकी आंखों में वह धीमी हो गई। वे ये भी देख सकते थे कि योगेश के शरीर में ताकत कहाँ इकट्ठा हुई थी और उसके माध्यम से नकुल भविष्यवाणी कर सकते थे कि योगेश अगली बार कहाँ हमला करने वाले थे। टेंग टेंग। नकुल ने सभी हमलों से आसानी से बचा। एंग्री ड्रैगन फिस्ट। एक निश्चित बिंदु पर नकुल ने जवाबी हमला किया। आइस कोल्ड विंड। योगेश ने न तो बचा और न ही रक्षा की। इसके बजाय उनकी तलवार नकुल के गले की तरफ चली गई। नकुल ने असहाय महसूस किया। वे योगेश की चालों में कमियां ढूंढ सकते थे, वे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि वे योगेश की तलवार से बच नहीं पाएंगे। कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड तीखेपन और हमले पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें बिल्कुल भी रक्षा नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है, इसलिए उनकी कमियां छोटी हैं और मेरे पास जीतने का सिर्फ 50% मौका है। नकुल ने अपने दिमाग में विश्लेषण और भविष्यवाणी की। उनके और योगेश के बीच सबसे बड़ा अंतर मार्शल आर्ट कौशल का स्तर था। योगेश को हराने के लिए उनके पास केवल 2 विकल्प थे। पहला तरीका था कि वे उन्हें थका दें तब तक जब तक प्रतिद्वंद्वी थक न जाए। नकुल को पूरा यकीन था कि उनकी बाईं आंख और छिपी हुई ताकत के साथ वे योगेश से ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं। दूसरा तरीका था कि वे अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करें और बल से जीतें। जैसे ही नकुल ये सोच रहे थे, जज, मुझे लगता है कि वे दोनों जीनियस हैं और अगर यह खींचता है और उनमें से कोई घायल हो जाता है या मर जाता है तो हमें संप्रदाय द्वारा दंडित किया जाएगा। आमतौर पर भले ही वे थक जाते, योगेश के पास जीतने का 50 से 60% मौका था, लेकिन उन्हें एक अज्ञात भावना थी कि थकना एक अच्छा विचार नहीं था। लेकिन उन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया है। लड़ाई का जज थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि दिनेश शॉ की साधना 6ठे रैंक तक पहुंच गई थी और उनका दर्जा कम नहीं था। हालांकि उन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया है। क्या आप नहीं देख सकते कि किसका पलड़ा भारी है? दिनेश शॉ ने मंच के जज की तरफ एक जानकार नज़र दी। ये स्पष्ट था कि अगर यह अच्छी तरह से किया गया तो बहुत बड़े इनाम मिलेंगे। ठीक है, जज ने कहा। नंबर 188, नकुल, तुम्हारा पलड़ा हल्का है, इसलिए अगर यह खींचता है तो जज के पास फैसला लेने का अधिकार है। ये ठीक था। नकुल ने अपने दिल में गुस्सा महसूस किया। जज स्पष्ट रूप से योगेश के प्रति पक्षपाती था। जाहिर है, जज खुले तौर पर यह नहीं कह सकता था कि योगेश जीत गए, लेकिन जज होने के नाते उनके पास थोड़ी देर बाद फैसला लेने का अधिकार था। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैच बहुत ज़्यादा देर तक चलता था तो जज फैसला ले सकता था। जज के फैसले से कुछ हलचल हुई। हालांकि नकुल का पलड़ा हल्का है, वह बिल्कुल भी नहीं हार रहा है। वह बस दौड़ सकता है। वह बस हमारा समय बर्बाद कर रहा है। भीड़ ने धीरे धीरे इस पर चर्चा की। हालांकि पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों को लगा कि यह अन्यायपूर्ण था। वे सिर्फ एक शाखा संप्रदाय के शिष्य के लिए दिनेश शॉ और उनके बेटे को नाराज करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैं नहीं भागूंगा। नकुल कड़वी हंसी हंसे और रुक गए। बच्चे, मेरी तलवार लो। योगेश ने अपने पिता की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा।
दिनेश शॉ अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े थे, हल्की सी मुस्कान लिए। इस बिंदु पर कुणाल जैसे कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी। अरुणा ने उस परिचित आकृति को देखा और आह भरी। उसे उनके प्रति जटिल भावनाएं थीं, कुछ सहानुभूतिपूर्ण, कुछ ठंडी। ससस। जैसे ही योगेश की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड नकुल के पास पहुंची, बाद वाले ने बचने की कोई चाल नहीं चली। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स। नकुल ने अपना सारा गुस्सा इस मुंह में डाल दिया। अहंकारी। गुरुओं ने सिर हिलाया। मंच के जज ने भी आह भरी। हा, इसका कोई फायदा नहीं है। तोड़ो। योगेश हंसे क्योंकि उन्होंने अपनी चमचमाती तलवार लहराए। खुल जाओ। नकुल ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली आभा दी। टिल्ड। नकुल की बाहों और मुट्ठी पर एक हल्की हरी चमक दिखाई दी। ये सूरज की रोशनी में सुंदर लग रही थी। इससे पहले कि मुक्का आता, हवाएं पहले ही योगेश के शरीर से टकरा चुकी थीं। नकुल के केंद्र में होने के कारण अदृश्य बल के नीचे धूल धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगी। क्या ये मुख्य जज खड़े हो गए, उनका चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था। अच्छा नहीं। दिनेश शॉ की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। क्या चल रहा है? योगेश ने अपने ऊपर एक अज्ञात दबाव महसूस किया, जिससे वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी तलवार की गति भी सीमित हो गई थी। उनकी आंखों में नकुल की मुट्ठी एक दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी। डांग। क्रैक। योगेश ने खून का एक घूंट थूका। क्लैंग। उनकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और जमीन पर गिर गई। एक अदृश्य बल भी था जो तलवार के माध्यम से चला गया और उनके शरीर में बह गया। योगेश कराहते हुए 20 मीटर पीछे जा गिरे। टिल्ड। जैसे ही नकुल ने अपनी मुट्ठी नीचे की, धूल धीरे धीरे जमीन पर वापस गिर गई। यह न जानते हुए कि कितना समय बीत गया था, किसी ने चिल्लाया, मार्शल पाथ की आंतरिक शक्ति नकुल के पास थी। नकुल के पूरे शरीर में एक हल्की हरी चमक चमकी।